नमस्कार, जय सिया राम। मैं आचार्य मित्र त्रिपाठी श्रीधाम अयोध्या से अयोध्या स्ट्रो में आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हाजिर हूं पुनः एक बार आप लोगों के सामने एक नया विषय लेकर के। आज हम लोग बात करने वाले हैं मकर राशि के जातकों के संदर्भ में। मकर राशि के जातकों के लिए वर्ष 2026 कैसा रहने वाला है और कौन कौन सा समय इनके लिए अनुकूल है, कौन कौन सा समय इनके लिए प्रतिकूल है, और वही कौन सा उपाय है जिसे करके ये लोग अपने वर्ष 2026 को अनुकूल कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। बंधुओं, मकर राशि के देवता होते हैं, स्वामी माने जाते हैं शनि देव। वही मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि है। तो बात करते हैं मकर राशि के जातकों का स्वभाव कैसा होता है, किस तरीके से होते हैं मकर राशि के जातक। तो मकर राशि के स्वामी हैं शनि देव। शनि देव को न्याय का देवता माना जाता है। तो जो भी मकर राशि के जातक होते हैं, ऐसे लोग न्यायप्रिय होते हैं, उदारवादी होते हैं। इनके अंदर एक राजसी गुण होता है। ये अपने से छोटे या जो इनसे कमजोर हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, ऐसे लोगों का विशेष ध्यान रखने वाले होते हैं। अपना नुकसान करके भी ऐसे लोगों को ये लोग फायदा पहुंचाने के लिए सदैव प्रयत्नरत रहते हैं। उसके बाद ये लोग समझ लीजिए कि आप जो भी राजसी क्षेत्र है, जैसे राजनीति इत्यादि या सामाजिक जो भी कार्य है, बढ़ चढ़कर इन सब में ये लोग भाग लेते हैं। अब बात करते हैं मकर राशि के जातकों के लिए वर्ष 2026 कैसा रहने वाला है। तो यदि मकर राशि के जातकों की गोचर कुंडली देखी जाए वर्ष 2026 की, तो कुछ इस तरीके से इनकी गोचर कुंडली बनकर के आएगी। लग्न से द्वितीय भाव में विराजमान रहेंगे राहु देवता। तृतीय भाव में विराजमान रहेंगे शनि देव गुरु बृहस्पति की मीन राशि पर। वहीं वर्ष के प्रारंभ में चंद्र देवता वृषभ राशि पर उच्चकर होकर के विराजमान रहेंगे। देव गुरु बृहस्पति 2 जून तक षष्ठम भाव में मिथुन राशि पर विराजमान रहेंगे। केतु देवता सूर्य की सिंह राशि पर अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। वहीं चतुष्ग्रही योग बन रहा है द्वादश भाव में। सूर्य, शुक्र, मंगल और बुध, ये चारों ग्रह चतुष्ग्रही योग बना करके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे। यदि इस वर्ष मकर राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो यह वर्ष मकर राशि के जातकों के लिए पिछले कई वर्षों से बहुत बेहतर रहने वाला है, क्योंकि 2018 से ही ये लोग शनि के 7.5 का सामना कर रहे हैं। तो इनके जीवन में जितनी भी उथल पुथल पिछले 6-7 साल में हुई है, कहीं ना कहीं इस वर्ष इन लोगों को राहत देखने को मिलेगी। शनि देवता इस राशि पर अनुकूल रहेंगे। वहीं देवगुरु बृहस्पति भी इन लोगों को बहुत अच्छा लाभ प्रदान कराने वाले सिद्ध होंगे। पिछले कई वर्षों से जो भी इन लोगों ने मेहनत किया है, पुरुषार्थ किया है, परिश्रम किया है, और इनका कोई कार्य बन नहीं पा रहा था। कुछ ना कुछ विघ्न बाधाएं आ रही थी, कुछ ना कुछ अड़चन आ जा रही थी। मेहनत बहुत कर रहे थे, लेकिन मन अनुकूल इन लोगों को परिणाम प्राप्त नहीं हो रहा था। तो उन सारी समस्याओं से कहीं ना कहीं इस वर्ष इन लोगों को निजात देखने को अवश्य मिलेगा। गोचर कुंडली के अनुसार बात करते हैं कि मकर राशि के लिए यह वर्ष कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, मकर राशि के स्वामी होते हैं शनि देव। तो शनि देव से ही प्रारंभ करते हैं। शनि देव इस वर्ष गुरु की मीन राशि तृतीय भाव में होकर के विराजमान रहेंगे। शनि देवता की तीसरी दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव पे। पंचम भाव को विद्या का, बुद्धि का, संतान का कारक भाव माना जाता है। तो इस वर्ष जो भी मकर राशि के विद्यार्थी हैं, उन लोगों के लिए यह साल प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्रदान कराने वाला सिद्ध होगा।
संतान पक्ष को लेकर के थोड़ी बहुत चिंता देखने को मिलेगी, लेकिन वहीं 27 जुलाई के बाद संतान पक्ष से आपको कुछ ना कुछ बेहतर सुनने को देखने को अवश्य मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर बैठे हुए शनि देवता अपनी सप्तम दृष्टि डालेंगे भाग्य भाव पर। तो इस वर्ष शनि देव भाग्य में वृद्धि कराने वाले होंगे, क्योंकि ये बुध की कन्या राशि पर दृष्टि डालेंगे। धार्मिक कार्यों में ऐसे जातकों की रुचि बढ़ेगी और भाग्य का इनका अच्छा सहयोग देखने को मिलेगा। भाग्य के सारे जो कई वर्षों से इनका कार्य अटक रहा था, इस वर्ष सफल होता दिखाई पड़ेगा। वहीं दसम दृष्टि पड़ेगी द्वादश भाव पे। तो द्वादश भाव पर शनि देवता की दसम दृष्टि पड़ने से द्वादश भाव को व्यय का भाव माना जाता है, तो कुछ न कुछ ये व्यय करा सकते हैं। और वहीं पर द्वादश भाव में चतुष्ग्रही योग बन रहा है, तो ये भी बहुत अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। कुछ न कुछ बीच बीच में धन का व्यय होता रहेगा। और वहीं अब बात की जाए मकर राशि के जातकों के लिए, तो 14 जनवरी से सूर्य देवता आ जाएंगे इनके स्वयं की राशि पर। 14 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी तक सूर्य देवता लग्न में विराजमान रहेंगे। और वहीं पर 16 जनवरी से लेकर के 23 फरवरी तक मंगल देवता भी यहाँ से यहाँ पर आ जाएंगे। तो दो परम ग्रह यहाँ पर आकर के विराजमान होंगे। तो इस कालखंड के दौरान आपको क्रोध अधिक आ सकता है और क्रोध के कारण आप अपना बनता बनता कार्य बिगाड़ सकते हैं। तो इस कालखंड में आपको विशेष ध्यान यही देना है कि बहुत ज्यादा उत्तेजना में आकर के, क्रोध में आकर के कोई कार्य नहीं करना है, क्योंकि यह समय ऐसा रहेगा कि आपको बात बात पे चिड़चिड़ापन, बात बात पे क्रोध आ सकता है। दो गर्म ग्रह लग्न में विराजमान रहेंगे, तो क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे तो आपका कोई भी कार्य बिगड़ने वाला नहीं है। उसके बाद 14 फरवरी से 14 मार्च तक सूर्य देवता आकर के विराजमान होंगे द्वितीय भाव में। फिर 14 मार्च से और 14-15 अप्रैल तक ये तृतीय भाव में आकर के विराजमान रहेंगे। 14 अप्रैल से और लगभग 14-15 मई तक सूर्य देवता चतुर्थ भाव में उच्च के होंगे। तो जब सूर्य देव उच्च के होंगे तो उस कालखंड के दौरान यदि आप भूमि, भवन, वाहन इत्यादि लेने की सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं यह कालखंड आपको इन सारी सुख सुविधाओं को प्राप्त कराने वाला सिद्ध होगा। देव गुरु बृहस्पति जो कि षष्ठम भाव में बैठे हैं, षष्ठम भाव को रोग, ऋण, शत्रु का भाव माना जाता है। तो इस वर्ष रोग, ऋण और शत्रु पर आप विजय प्राप्त करेंगे। 2 जून के बाद देव गुरु बृहस्पति उच्च के होकर के आपके सप्तम भाव में आकर के विराजमान हो जाएंगे। तो यदि शादी विवाह से संबंधित कहीं कोई बातचीत चल रही है या अभी तक आपका विवाह नहीं हुआ तो बहुत अच्छा योग देखने को मिलेगा। और 2 जून के बाद शादी विवाह की स्थिति अच्छी बनेगी। वहीं जिनका विवाह हो चुका है तो जीवन साथी का आपको बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त होने वाला है। जीवन साथी के साथ आपके संबंध जो होंगे वो अत्यंत मधुर देखने को मिलेंगे। परंतु यहाँ पर उच्च के होकर के देवगुरु बृहस्पति नीच दृष्टि लग्न पर डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा को थोड़ा सा ये आहत कराने वाले सिद्ध होंगे। वहीं यहाँ पर बैठ करके देवगुरु बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 आपके आय भाव पर डालेंगे। तो 2 जून के बाद आपकी आय में अचानक से आप देखेंगे तो रफ्तार बढ़ जाएगी और बहुत बढ़िया आपको लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ेगा। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति सप्तम दृष्टि लग्न पे डालेंगे और नवम दृष्टि डालेंगे तृतीय भाव पर। तो भाई बहनों को आपका बड़ा अच्छा साथ मिलेगा और इनसे
जो भी आप कार्य लेना चाहते हैं या फायदा लेना चाहते हैं तो भाई बहनों से आपको बहुत अच्छा फायदा, बेहतर परिणाम प्राप्त होता दिखाई पड़ेगा। वहीं पर 18 सितंबर से मंगल की उच्च दृष्टि भी आपके राशि पर पड़ेगी, क्योंकि 18 सितंबर से मंगल देवता सप्तम भाव में आकर के विराजमान होंगे और अपनी उच्च की दृष्टि लग्न पर डालेंगे। तो यह कालखंड मान सम्मान पद प्रतिष्ठा को प्रदान कराने वाला होगा। वहीं 31 अक्टूबर से देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि में आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में। तो आय के साधनों को लेकर के यह कालखंड देखा जाए तो बहुत बेहतर रहने वाला नहीं है। वर्ष पर्यंत राहु आपके धन भाव में विराजमान रहेंगे, तो जितना निर्वाह योग्य धन है वो आपको प्राप्त होता रहेगा। परंतु राहु और केतु देवता अचानक धन को प्रदान कराने के लिए माने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं से आपको अचानक जिस कार्य पे आपको बहुत ज्यादा विश्वास नहीं रहेगा वह कार्य भी आपका सफल होता दिखाई पड़ेगा और बहुत बेहतर धन लाभ आपको प्रदान कराने वाले होंगे। वहीं बात की जाए प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंधों के लिए यह वर्ष आप लोगों के लिए काफी बेहतर देखने को मिलेगा और इस वर्ष आप प्रेम में अपने आप को इन्वेस्ट भी खूब करेंगे और उसका आपको बेहतर परिणाम प्राप्त होता भी दिखाई पड़ेगा। वहीं जो व्यापारी हैं या नौकरी पेशे वाले लोग हैं उन लोगों के लिए भी यह साल काफी मददगार सिद्ध होने वाला है। काम काज में आपके वृद्धि देखने को मिलेगी और कई वर्षों से जो कार्य आपका अटक रहा था, कुछ ना कुछ विघ्न बाधाएं आ रही थी, उन समस्त कार्यों से आपको निजात देखने को मिलेगा। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा धन दौलत इत्यादि प्रदान कराने वाला यह साल आपका सिद्ध होगा। अब बंधुओं बात करते हैं कि मकर राशि के जातकों को इस वर्ष वह कौन सा ऐसा कार्य है जो करना है, कौन सा वो उपाय है जिसे करना है। तो मकर राशि के जातकों को इस वर्ष जितना हो सके हनुमान जी की आप लोग उपासना कीजिए। हनुमान जी महाराज आप लोगों के समस्त मनोरथों को सिद्ध कराने वाले देवता इस वर्ष सिद्ध होंगे। प्रत्येक मंगलवार के दिन सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। हनुमान जी महाराज का सिंदूर अभिषेक अवश्य कीजिए और किसी भी कार्य से यदि आप लोग निकल रहे हैं तो अपने मस्तक पर सिंदूर का तिलक लगा करके हनुमान जी महाराज को प्रणाम करके यदि आप लोग निकलेंगे तो वह कार्य निश्चित रूप से आप लोगों का सफल होने वाला है। तो बंधुओं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि आप लोग भी अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप करके आप लोग अपनी जन्म कुंडली का संपूर्ण विवेचन करा करके और कैरियर से संबंधित, भाग्य से संबंधित, संतान से संबंधित जो भी विघ्न बाधाएं हैं उन सब विघ्न बाधाओं का संपूर्ण निवारण प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।